तो इसमें कोई भी आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना, और नहीं हो तो आप ई पार्ट बना के नया आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पीस ऑफ ब्रास कॉपर और जिंक मिला के बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। वेट 12.9 ग्राम इन एयर, व्हेन completely immersed in water it weighs 11.3 ग्राम। तो रिलेटिव डेंसिटी कॉपर और जिंक की दोनों की दी हुई है, और कॉपर का मास पूछ रहे हैं अलॉय में कितना होगा। ठीक, तो एक कंपोजिट मटेरियल है, उसमें कुछ हिस्सा कॉपर है, कुछ हिस्सा जिंक है। टोटल वजन इनका कितना था? 12.9 ग्राम एयर में। तो कॉपर को अगर मान लिया जाए m ग्राम कॉपर है, तो जिंक कितना होगा? जिंक होगा 12.9 माइनस m ग्राम्स, ये जिंक हो जाएगा। ठीक, और पानी में इनका एपरेंट वेट आया 11.3। तो जो एपरेंट वेट होगा वो हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस बाइंसी फोर्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 11.3 इज इक्वल टू एक्चुअल वेट कितना होगा? तो एक्चुअल वेट है 12.9 माइनस बाइंसी फोर्स। अब दो बाइंसी फोर्स लगाएंगे, एक कॉपर पे लगेगा, एक जिंक पे लगेगा। तो कॉपर पे कितना होगा? तो कॉपर का मास अगर m है तो उसको रिलेटिव डेंसिटी से डिवाइड कर दे रहे हैं, और कॉपर की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी दी है 8.9। ये कॉपर पे लगने वाला बाइंसी फोर्स है। जी से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सारे बाइंसी फोर्स ग्राम्स में है, तो हम भी जी से मल्टीप्लाई नहीं करते। प्लस जिंक पे कितना बाइंसी फोर्स लगेगा? तो जिंक का मास है 12.9 माइनस m अपॉन जिंक की डेंसिटी कितनी है? तो जिंक की है 7.1। तो ये है आपकी इक्वेशन। अब इसको आराम से सॉल्व करना, और यहाँ से आपको कॉपर का मास मिल जाएगा, और 12.9 में से कॉपर का मास माइनस करोगे तो जिंक का मास मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्टील ब्लॉक है, उसके अंदर एक कैविटी है, 234 ग्राम एयर में है, 197 ग्राम पानी में है, और कैविटी का वॉल्यूम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, ये मटेरियल है, एक ब्लॉक है, उसके अंदर कैविटी। तो इसका वॉल्यूम मान लिया V1 है, और कैविटी का वॉल्यूम मान लिया V2 है। तो सबसे पहली इक्वेशन है कि एयर में जो उसका वजन है, तो इसका मतलब V1 इंटू डेंसिटी, जी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे आंसर ग्राम में ही है, तो इज इक्वल टू है 234 ग्राम्स। तो यहाँ से आपको सॉलिड हिस्से का वॉल्यूम पता लग जाएगा डेंसिटी से इधर डिवाइड करके। ठीक, दूसरी बात, पानी में वजन कितना है? एयर में था 234 ग्राम, पानी में कितना है? 197 ग्राम। तो बाइंसी फोर्स कितना लगा होगा? तो पानी में जो वजन होता है 197 ग्राम, वो होगा एयर में वजन यानी 234 ग्राम माइनस बाइंसी फोर्स, और बाइंसी फोर्स होगा V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 है। जी से फिर भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ ग्राम में चल रहा है। तो जब V1 पहली इक्वेशन से आप यहाँ निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको किसका आंसर मिल जाएगा? B2 का आंसर मिल जाएगा। तो कैविटी का वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा। 69 जैसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि 150 kg एयर में है, 120 kg वाटर में, 130 kg लिक्विड में। सेम क्वेश्चन है ये, उसमें था 15 ग्राम था शायद, या 15 न्यूटन था। 15 न्यूटन एयर में, 12 न्यूटन पानी में है, और 13 न्यूटन जो है किसी लिक्विड में। रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहे थे, तो वहाँ पे हमने इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन RD का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे वही लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आइस वर्क सी में फ्लोट कर रहा है, और कितना परसेंटेज जो है वो बाहर रहेगा ये पूछ रहे हैं, नहीं सबमर्ज रहेगा ये पूछ रहे हैं। आइस की डेंसिटी दी है 0.9 और सी वाटर की डेंसिटी दी है 1.1। ठीक, तो जो इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 0.9 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1.1। तो इतना परसेंटेज सबमर्ज्ड आएगा। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा, इतना परसेंटेज सबमर्ज्ड आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 900 अपॉन 11। तो 11 से कैंसिल करेंगे तो आएगा कुछ 88 कुछ आने वाला है, देखते हैं कितना। पहले 8 टाइम्स जाएगा, 88 हो जाएगा, ये 20 बचेगा, तो उसके बाद अराउंड 2 टाइम्स जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ बनेगा, 82% इमर्ज रहेगा। तो ये इमर्ज नहीं पूछ रहे, इनको पूछना चाहिए कितना फ्रैक्शन बाहर होगा। सबमर्ज नहीं होना चाहिए, इसमें सबमर्ज होने तो चाहिए, तो 82 आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछें कितना हिस्सा बाहर रहेगा तो 18% हिस्सा जो है वो बाहर रहेगा, और 82% हिस्सा सबमर्ज रहेगा। तो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, सबमर्ज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, या सबमर्ज लिखोगे तो आंसर बदल दो, 18 काट के वहाँ पे क्या लिख दो, 82%।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीम लाइन। तो ये स्ट्रीम लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, स्ट्रीम लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। स्ट्रीम लाइन के हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी उसी पॉइंट पे रहती है। जैसे मान लिया ये एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक, ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है और यहाँ पे स्ट्रीम लाइन के पॉइंट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल निकलेगा उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ से जो भी पार्टिकल निकलेगा उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स नहीं होती, स्ट्रीम लाइन की वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का फंक्शन होती है। जिस स्ट्रीम लाइन के जिस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल, जब वो पार्टिकल उसी पोजीशन पे आएगा उसकी वही वेलोसिटी होगी। जब यही वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट गलत है। वेलोसिटी ऑफ द ऑल द फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, ये हो सकता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। पोजीशन स्पेसिफिक होती है, किसी गिवन पोजीशन पे जब पार्टिकल निकलेगा, कितने भी पार्टिकल निकल जाएं, अगर ये पॉइंट पोजीशन ए है और ए पोजीशन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल निकल के जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड होगी। और जब वही पार्टिकल बी से निकल के जाएगा तब उसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो वेलोसिटीज जो है वो पोजीशन स्पेसिफिक है। आंसर विल बी बी पार्ट। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए डेंसिटी हाई होनी चाहिए, सॉरी डेंसिटी लो होनी चाहिए और विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए। हाई विस्कोसिटी और लो डेंसिटी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, तो आपको ये याद ही रखना है, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। डी पार्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दो क्रॉस सेक्शन के डायमीटर दिए हुए हैं, उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से करेंगे, v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2। तो वॉल्यूम का वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछ रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी का रेशियो v1 अपॉन v2 आ जाएगा a2 अपॉन a1, और a2 अपॉन a1 हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। सारी वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्प्रे पंप है, उसमें क्रॉस सेक्शन दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 उसके अंदर होल हैं और हर होल का डायमीटर दिया 1 मिलीमीटर, और लिक्विड जो फ्लो हो रहा है 1.2 मीटर पर मिनट की स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो स्पीड ऑफ इजेक्शन पूछ रहे हैं। तो खेल इसमें यह है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, लेकिन जो a2 v2 वाला खेल है वो एक होल नहीं है, वो 50 होल हैं, तो 50 टाइम्स a2 v2 हो जाएगा। आने वाला तो एक ही है बट जाने वाली जगह 50 है, तो a1 v1 इज इक्वल टू 50 टाइम्स a2 v2। अब a1 v1 कितना बनेगा, तो जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया डालेंगे, और जो वेलोसिटी है वो 1.2 मीटर पर मिनट है, तो मीटर पर सेकंड करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, इनकमिंग वॉल्यूम। आउटगोइंग वॉल्यूम एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻² आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। और वेलोसिटी v2 ही आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन इसको करना और आपको यहाँ पे ये वेलोसिटी मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में क्यों मिल जाएगी, ध्यान से देखना। ये एरिया मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में डाला है, तो ये एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में डाला है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में डाली है, तो ये वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में डाली है, तो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एयर रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं किस पे सबसे ज़्यादा लगेगा, तो सबसे कम एयर रेजिस्टेंस इस पे लगेगा, ठीक है। ये एरोडायनेमिक होती है और उससे थोड़ा ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस बॉल पे लगेगा, और सबसे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस किस पे लगेगा, डिस्क पे लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, डिस्क पे लगेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 पे सबसे, उसके बाद 3 पे सबसे कम लगेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। 3 पे सबसे कम है, उससे ज़्यादा 2 पे, उससे ज़्यादा 1 पे, आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर ही होती है, प्रेशर एनर्जी बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज प्रेशर। एयर इज ब्लोन अंडर वन ऑफ द पेन ऑफ फिजिकल बैलेंस, इन इक्विलिब्रियम द पेन विल गो डाउन। ठीक है, अगर आप कोई ये फिजिकल बैलेंस है मान ली इस तरह से ऐसी क्रूड बना लेते हैं और एक के नीचे से हम एयर फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, बैलेंस नीचे मूव कर जाएगा, विल गो डाउन। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो? प्रेशर एनर्जी पूछ रहे हैं ऑफ लिक्विड ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो। तो m मास का लिक्विड है तो प्रेशर जो होगा बॉटम पे वो रो जी एच m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये उस तरह से नहीं है। सिचुएशन ये है कि प्रेशर, अब इन्होंने क्वेश्चन में पी दिया नहीं, आंसर सब में पी लिखा हुआ। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी होती है, ध्यान से समझना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी होती है। तो टोटल प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए प्रेशर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, तो ये बन जाएगी आपकी टोटल प्रेशर एनर्जी, ये पी एम बाई रो। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में पी मिसिंग है, पी तो देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन इन ए ट्यूब शोन इन ए फिगर। प्रेशर के बारे में क्या सिचुएशन है? ठीक, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो ए और बी पे सेम रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। बट काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे तो ए पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी, तो ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ए पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। फिर ये प्रेशर कम होगा, बी पे कम हो जाएगा ऐसे, तो प्रेशर का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी। अब काइनेटिक का क्या खेल है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।